साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत पाकिस्तान युद्ध से इतर कुछ बड़ी खबरें हैं दोस्तों, जिसकी और लोगों का ध्यान नहीं गया। और ये खबर सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी है, इस देश की जुडिशियरी से जुड़ी है। और यकीन मानिए, ये इतनी बड़ी खबर है दोस्तों, इसके बारे में हर देशवासी को जरूर जानना चाहिए। आज से देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई हैं, लेकिन इसके साथ ही दोस्तों सुप्रीम कोर्ट एक इतने बड़े संकट का सामना कर रहा है जो इससे पहले संभवतः कभी नहीं सामने आया। और आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक ऐसा मामला आया है दोस्तों जिसमें सुप्रीम कोर्ट को पता है कि ये दोषी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हाथ पांव बंधे हैं। सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पा रहा। और तब जाकर के ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक तरफ जहां देश को नया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिला है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के इस संकट का सॉल्यूशन कैसे होगा। और इसके बाद ही दोस्तों ये सवाल सामने आता है कि क्या मोदी सरकार कार्रवाई करेगी। मोदी सरकार कार्रवाई के लिए स्वतंत्र तो है, लेकिन कुछ चीजें, कुछ आयाम ऐसे हैं दोस्तों जिसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना बड़ा जरूरी है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी संकट है। इस मामले में यकीन मानिए, उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब एक बड़ी भविष्यवाणी किया था उन्होंने, और वो भी सच होता दिख रहा है। इस मामले में मोदी सरकार के अलावा राष्ट्रपति भी जुड़े हुए हैं। यह बहुत बड़ा मामला है दोस्तों, और इसीलिए आज जरूरी है कि थोड़ा सा एक अलग मुद्दा जो इस देश की जुडिशियरी से जुड़ा है वो आपके सामने रखूं। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि आप कमेंट के साथ जरूर जुड़िएगा। नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम जानते हैं? पूरा नाम क्या है? जस्टिस भूषण राम कृष्ण गवई। राम भी हैं, कृष्ण भी हैं। तो जय सिया राम आप सभी को। पहला कमेंट दोस्तों, जय सिया राम, इसी से शुरू कीजिए और अपनी राय ज़रूर रखिएगा। ये जुडिशरी से जुड़ा मामला है और आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा संकट खड़ा हुआ है। और साथ ही दोस्तों आपसे निवेदन करता हूँ, HB मेलोडी जहाँ पर वंदे मातरम हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत, उसका गौरव गान है, तो इस गीत को ज़रूर देखिएगा। मैंने लिखा है, मैंने गाया है, और कमेंट भी वहाँ कीजिएगा। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों। जो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, जस्टिस BR गवई, इन्होंने बहुत बड़े बड़े फैसले किए हैं। नोटबंदी हो, आर्टिकल 370 हो, इलेक्टोरल बॉन्ड हो, मणिपुर जाने वालों में भी जस्टिस गवई शामिल थे। यानी इन्होंने बहुत सारे मसले को देखा है। और ये जब रहेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो इनका जो कार्यकाल है वो 6 महीने से ज्यादा का होगा। वो 23 नवंबर 2025 को रिटायर करेंगे। और इनका सफर जो है दोस्तों नागपुर से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक रहा है। बड़ा लंबा सफर रहा है। लेकिन इसके साथ एक और बड़ी खबर, हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने इस्तीफा देने से मना कर दिया है। देख लीजिए, जस्टिस वर्मा refuses to resign, impeachment process to start soon। सोर्सेस के हवाले से यह खबर दी गई है। अब आप देखिए, एक ही समय में दो बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं। मैं इस खबर पर आऊं दोस्तों, उससे पहले जस्टिस गवई के बारे में एक आध चीज बताता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जानते हैं जुलाई 2023 में, 2 साल पहले, राहुल गांधी पर मोदी सरनेम को लेकर जो 2 साल की सजा हुई थी ना, वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। तो जब सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तो उस बेंच, वो जस्टिस गवई की बेंच थी। जस्टिस गवई ने कहा कि भैया ये मामला हट जाऊं मैं। उन्होंने पूछा लोगों से, सबसे, कि क्या मैं इस केस से हट जाऊं। लोगों को आश्चर्य हुआ, क्यों कह रहे हैं, सरकार की तरफ से भी। तो उन्होंने बताया कि दरअसल मेरे पिता और मेरे भाई कांग्रेस से जुड़े रहे हैं।
उन्होंने खुलासा किया। तो कहीं ऐसा तो नहीं लगेगा कि मैं मतलब हट जाना चाहिए, मेरा जुड़ाव भी कांग्रेस से रहा है। तो मेरे ख्याल से जो सरकारी वकील है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमें आप पे भरोसा, आप कीजिए। ये इस इकोसिस्टम का एक फायदा है, मतलब समझिए इस बात को। जस्टिस गवई ने क्या खुलासा किया था, मैं आपको पढ़कर बताता हूं। मेरे पिता कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, हालांकि वो पार्टी के सदस्य नहीं थे लेकिन उसके साथ जुड़े थे। मिस्टर सिंघवी, आप भी कांग्रेस के साथ 40 साल से जुड़े हैं। मेरा भाई अभी भी राजनीति में है और कांग्रेस से जुड़ा है। ये जस्टिस गवई बता रहे हैं, जो आज से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो कह रहे हैं कि मेरा भाई अभी भी राजनीति में है, वो कांग्रेस से जुड़ा है। कृपया आप लोग बताएं कि क्या मुझे इस केस की सुनवाई करनी चाहिए। सरकार ने कहा कोई बात नहीं, आप ही सुनिए, और फैसला क्या है आप जानते हैं। तो अब जब जस्टिस गवई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो उनका एक नया सफर और बहुत नई सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एक छोटा सा उदाहरण मैंने दिया। अब आप सुप्रीम कोर्ट पर आइए, कितना बड़ा संकट है, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। आप देखिए कि मुख्य न्यायाधीश ने, इससे पहले जस्टिस गवई से पहले जस्टिस खन्ना थे, उन्होंने एक जांच कमेटी बनाई थी। जस्टिस यशवंत वर्मा जानते हैं ना, दिल्ली हाई कोर्ट में जिनके घर में नकदी मिली थी, जले हुए नोट, 500 के नोट। जब जांच हुई ना, तो इसमें आरोपों को पुष्ट किया गया है कि सही में यह आदमी करप्ट है, ये जज। और उसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने की सिफारिश केंद्र से की है। बहुत बड़ा मामला है, सुप्रीम कोर्ट महाभियोग नहीं कर सकता, ये तो संविधान में लिखा है। तो चिट्ठी जो है वो राष्ट्रपति को लिखी गई है, चिट्ठी प्रधानमंत्री मोदी को लिखी गई है, और इसमें सारी रिपोर्ट शामिल की गई है दोस्तों। आप देख लीजिए, सीजेआई ने राष्ट्रपति और पीएम को भेजी जांच रिपोर्ट और यह कहा कि आप महाभियोग चलाइए। अब सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट जब सब कुछ कर सकता है तो इसके लिए वहां जाने की क्या जरूरत है। तो उसका जवाब आपको देना जरूरी है दोस्तों, और यहीं आकर के आपको सारी चीजें समझ में आएंगी कि ये पूरा चक्कर क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। पता है सुप्रीम कोर्ट को कि ये भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं। दरअसल दोस्तों, जस्टिस खन्ना ने इस मामले में जस्टिस वर्मा से यह कहा कि देखिए, आपके सामने मामला जो है वो तो सिद्ध हो रहा है हमारी जांच में। अब आपके सामने दो विकल्प हैं, या तो आप इस्तीफा दीजिए या फिर हम जांच के लिए सिफारिश कर देंगे, महाभियोग के लिए। उन्होंने साफ मना कर दिया। अब आप सुनिए, एक जस्टिस जो हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, और तब जाकर के महाभियोग चलाने की सिफारिश की गई है। अब यहां पर दोस्तों मैं आगे बढ़ूं, मैं जरा उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब की बात बताता हूं। आप याद कीजिए, बीच में उन्होंने खुलकर बहुत सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के लिए कही थी, न्यायाधीशों के लिए कही थी। उन्होंने क्या कहा था याद है? उन्होंने सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के कार्य प्रणाली पर आरोप लगाए थे, कटघरे में खड़ा किया था। वो चाहे कॉलेजियम सिस्टम हो या राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए समय सीमा का निर्धारण हो, और उसी क्रम में उन्होंने जस्टिस वर्मा के मामले को भी उठाया और यह कहा था कि इस देश में देखिए क्या हो रहा है। एक आम आदमी अगर भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाए तो तुरंत कार्रवाई हो जाती है, लेकिन अगर कोई जस्टिस भ्रष्टाचार में लिप्त हो तो कार्रवाई नहीं हो पाती, उनके खिलाफ जांच भी नहीं होती। ये कहा उन्होंने कि एफआईआर क्यों नहीं हुई भाई? इस देश के संविधान ने दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनिए, उन्होंने कहा था सिर्फ दो लोगों को कानूनी प्रक्रिया से मुक्त किया है, एक राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कितना भी बड़ा क्राइम कर दे, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, यह संवैधानिक रूप से छूट दी गई है। राज्यपाल कुछ भी कर दे, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। उन्होंने सवाल उठाया था कि यह कहां से
कानून बन गया कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पर कार्रवाई ना हो। अब जाहिर है दोस्तों, कुछ तो लोचा बनाया गया है ना। जैसे जुडिशियल सिस्टम में, जैसे कॉलेजियम सिस्टम खड़ा किया गया, वैसे ही ये किया गया। और तब जाकर उपराष्ट्रपति धनखड़ ने यह भी कहा था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई भी है, उसका होगा क्या? उसके पास कोई अधिकार नहीं है। यह है सबसे बड़ा संकट दोस्तों। आपको पता है कि वो करप्ट है, आप कुछ नहीं कर सकते। अब देखिए इस मामले में क्या क्या हुआ है, जरा मैं आपको बताता हूं दोस्तों। जब जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर नकदी मिला, यह मामला बाद में खुला था, उस समय खुल भी नहीं रहा था। धीरे धीरे मामला खुलता चला गया। जब जुडिशरी पर सवाल उठने लगे, तब जाकर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस खन्ना ने उस समय बाकायदा एक कमेटी बनाई थी कि इसकी जांच होनी चाहिए। और इस कमेटी में कौन कौन थे मैं बताता हूं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति अनु शिवरामन शामिल थी। इस कमेटी ने 25 मार्च को जांच शुरू की और 4 मई को सीजेआई खन्ना को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। और समिति ने दोस्तों बाकायदा 42 दिनों तक गहन जांच की थी, जिस पर उपराष्ट्रपति ने कहा था कि आप जांच भी कर लेंगे तो करेंगे क्या। लेकिन जो जांच रिपोर्ट आई, मैं आपको वो भी बताता हूं। इसमें यह पुष्टि की गई है कि जस्टिस वर्मा पर जो आरोप लगाए गए हैं उसकी पुष्टि होती है। मैं रिपोर्ट पढ़कर आपको बताता हूं। समिति की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया कि घटना वाले दिन न्यायाधीश वर्मा के आवास के स्टोर रूम में भारी मात्रा में नकदी मौजूद थी। यह निष्कर्ष जस्टिस वर्मा के उस दावे के खिलाफ जाता है जिसमें उन्होंने किसी भी नकदी की मौजूदगी होने से इनकार किया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि जब न्यायमूर्ति भोपाल में थे, तब मौजूद अधिकांश गवाहों ने नकदी देखे जाने की पुष्टि की। गौरतलब है कि आरोपी न्यायाधीश वर्मा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को षड्यंत्र बताया था, लेकिन जांच समिति ने गहन छानबीन के बाद उन सभी आरोपों की पुष्टि कर दी है। साथ ही मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें पद छोड़ने को कह दिया है। यह रिपोर्ट में लिखा है। अब रिपोर्ट में आ गई बात, लेकिन होगा क्या? यह देश के लोगों को समझने की जरूरत है दोस्तों कि हमारी जुडिशरी की पूरी व्यवस्था में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। और आपको एक बात बताता हूं मैं, और ये रिपोर्ट से ही बता रहा हूं कि जांच समिति ने यह भी बताया कि जब इनके घर में आग लगी, नोटों की गड्डियां जब जल रही थी, उस समय रहस्यमय ढंग से कुछ नकदी गायब भी हो गई। इस संदर्भ में दोस्तों बाकायदा न्यायाधीश के आवास पर तैनात सुरक्षा कर्मियों की भूमिका पर भी सवाल उठे, क्योंकि आग बुझाने के बाद जब कमरे को खोला गया तो वहां बड़ी मात्रा में जली हुई नकदी मिलने की बात सामने आई। बताया जा रहा है कि यह कमरा लॉक था, उसे तोड़कर खोला गया। और जब जस्टिस वर्मा से सवाल पूछा गया तो उन्होंने झूठी जानकारी दी, उन्होंने भ्रामक जानकारी दी। लेकिन जांच तो जब शुरू हुई उससे पहले जो नकदी गायब हुई उसके बारे में कौन बताएगा? और जाहिर है दोस्तों, इस मामले में जो 3 सदस्यीय कमेटी थी, जिसमें 2 हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी थे, उन्होंने 50 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए। इनमें दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा, दिल्ली अग्निशमन सेवा के प्रमुख, ये सब भी शामिल थे। लुटियंस जोन के तमाम जो भी वहां जवान मौजूद थे, उन सब से पूछा गया। और ये किसी से नहीं छिपा है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि वहां 500 रुपए के नोटों के बंडल मिले, बेहिसाब नकदी थी। उस समय जस्टिस वर्मा और उनकी पत्नी दिल्ली में नहीं थी, मध्य प्रदेश में यात्रा कर रहे थे। जब घर में आग लगी तो उस घर में उनकी बेटी और वृद्ध मां ही थी। वीडियो भी आया। अच्छा, पहले तो खबर आई, उसके बाद आप जानते खबर भी दब गई। लेकिन जुडिशरी को लेकर गुस्सा तो था ही लोगों में। उस गुस्से को देख करके बाद में वीडियो सामने आया और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा खुद इस वीडियो को जारी किया दोस्तों। लेकिन हुआ क्या भाई? फिर मैं उपराष्ट्रपति के सवाल पर आता हूं
कि पता है आग लगी, बेहिसाब नकदी है, 500-500 नोटों की गड्डियां जल रही हैं। हुआ क्या पता है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने जांच तो बिठाई, चलो ठीक है, उसके बाद जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद भेज दिया। और आप जानते हैं कि उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो वकील हैं वो विरोध करने लगे कि ये क्या कोई कूड़ेदान है कि आप इसको भेज देंगे। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहा कि इनको कोई काम ना दीजिए, कोई न्यायिक काम ना दीजिए। लेकिन सवाल दोस्तों अब भी उलझे हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जांच करने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के पास करने को कुछ नहीं था। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, संजीव खन्ना ने, उनको 2 विकल्प दिए कि या तो आप इस्तीफा दीजिए या महाभियोग के लिए हम सिफारिश करेंगे। अब ये पूरा का पूरा दोस्तों केंद्र सरकार के पल्ले में है। और मैं आपको एक बात बताता हूं कि महाभियोग इतना आसान नहीं है। आज तक, बड़े ध्यान से सुनिए, आज तक भारत के इतिहास में किसी पर महाभियोग नहीं लगाया गया, पूरा नहीं हुआ, किसी को महाभियोग से नहीं हटाया गया। 2/3 बहुमत चाहिए होता है दोस्तों, 2/3। और आप जानते हैं कि राजनीति इतनी अंदर तक घुसी हुई है कि कोई कुछ कर ही नहीं सकता। ये पूरा जब सेना का मामला हो, पाकिस्तान का मामला हो, वहां इतनी राजनीति होती है, देश के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, तो एक जस्टिस को हटाना इतना सामान्य है ही नहीं दोस्तों। और मैं आपको कुछ पुराने मामले भी दिखाता हूं। एक जस्टिस सेन है दोस्तों, कोलकाता हाईकोर्ट के तत्कालीन न्यायाधीश सौमित्र सेन, 2008 का मामला बता रहा हूं। इनके खिलाफ भी भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था। इन्होंने आरोपों, जांच हुई, इन्होंने कहा, ठुकरा दिया। उसके बाद तत्कालीन सीजेआई केजी बालकृष्णन ने जस्टिस सेन को इस्तीफा देने या वीआरएस लेने की सलाह दी। जस्टिस सेन ने सभी को ठुकरा दिया। उसके बाद लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया और आखिरकार उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उनको समझ में आ गया कि अब मामला चलेगा नहीं, तो उनको इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न अब भी बना हुआ है दोस्तों। ये ऐसे मामले हैं जिससे सुप्रीम कोर्ट पर, उनकी प्रतिष्ठा पर, न्यायपालिका की निष्पक्षता पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। और तभी ये बात उठी कि न्यायपालिका में भी सुधार की बहुत बड़ी जरूरत है। अब देखिए, जस्टिस वेंकट चलैया की सिफारिशों को लागू करने का यही समय हो सकता है सही, जिससे नियुक्ति में पारदर्शिता, न्यायिक जवाबदेही और अनुशासन सुनिश्चित होगा। एक और बात बताता हूं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का संकट कितना बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट को इस बात का एहसास है कि पब्लिक के सामने जो न्यायपालिका की इमेज है उसमें थोड़ी डेंट आई है, उसमें थोड़ी गड़बड़ी पैदा हुई है। और इसीलिए ये बड़ी अच्छी बात है कि चीफ जस्टिस खन्ना ने जब थे, उन्होंने एक फैसला किया कि सभी न्यायाधीशों को अपनी संपत्ति की घोषणा करनी पड़ेगी, पब्लिक करना पड़ेगा। लेकिन मैं रिपोर्ट ढूंढ रहा था, सुप्रीम कोर्ट के 32 में से 21 न्यायाधीशों ने ही अपनी संपत्ति की घोषणा की, 12 जजों ने अपनी संपत्ति की घोषणा नहीं की। तो अब आप खुद सोचिए, एक तरफ चीफ जस्टिस गवई की पारी शुरू हो रही है और दूसरी तरफ जुडिशरी का बहुत बड़ा संकट। मैं तो मानता हूं दोस्तों, चूंकि भारत पाकिस्तान की समस्या चल रही है, आतंकवाद की परेशानी चल रही है, तो ये सारे मुद्दे तो आप भी जानते हैं कि गौण हो जाते हैं। और जस्टिस गवई ने भी कहा कि देश जब इतने बड़े संकट का सामना कर रहा है तो हम तटस्थ कैसे हो जाएं भाई, हम भी तो इस देश के नागरिक हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं। लेकिन दोस्तों, अब मैं मानता हूं कि देश की परिस्थितियां धीरे धीरे अब पटरी पर आएंगी, आ रही हैं, तो इन मुद्दों को बड़ी संवेदनशीलता के साथ हैंडल करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि जस्टिस गवई इस दिशा में कोई ना कोई बड़ी पहल ज़रूर करेंगे। आप क्या सोचते हैं दोस्तों, क्या न्यायपालिका में सुधार की ज़रूरत है? अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा। और साथ ही आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, वंदे मातरम।
इस गीत को आप सभी का बहुत प्यार मिल रहा है, लेकिन अभी भी इसके व्यूज़ दोस्तों सिर्फ 30-40 हज़ार में है। थोड़ा और हमें प्रेम दीजिए तो ये लाखों तक पहुँचे दोस्तों। इस गीत पर बहुत मेहनत की है मैंने। वहाँ आप ज़रूर कमेंट कीजिए, जुड़िए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।